तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वंडर मूवी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है भविष्य में, जहाँ पर पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इसीलिए सभी साइंटिस्ट मिलकर नए ग्रह की तलाश करते हैं, जहाँ काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक ग्रह मिल भी जाता है। लेकिन उस ग्रह तक पहुँचने में 86 साल लगने वाले थे। और दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत में हम एक साइंस से रिलेटेड मीटिंग होता देखते हैं, जिसमें एक साइंटिस्ट बताती है कि हमें एक प्लेनेट मिल गया है जहां जाके हम आगे की जिंदगी गुजार सकते हैं, मगर वहां तक का सफर 86 साल का होता है और इसमें 3 जनरेशन आती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा इस शिप में जाता है तो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन ही उस ग्रह पे पहुंचेंगे। अब इसी बीच एक रिचर्ड नाम का साइंटिस्ट कहता है कि हमें इस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए, उसके साथ ही कुछ ऐसे बच्चे जो अकेले रहने के आदी हों। अब हम देखते हैं कि इन लोगों ने इस मिशन के लिए 30 बच्चों को आर्टिफिशियल तरीके से पैदा किया होता है और वो सारे बच्चे एक ही जगह पे रहते थे। और उन 30 के 30 बच्चों को बाहर की दुनिया का अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया एक्चुअल में है कैसी, क्योंकि इन सभी बच्चों को इस मिशन पे अकेले ही जाना था। और साथ में ये भी कि जो उस मिशन पे जाएगा दोबारा लौट के नहीं आएगा। रिचर्ड बार बार जाके उन बच्चों से मिलता रहता है, क्योंकि रिचर्ड को उन बच्चों की कहीं ना कहीं फिक्र होती है। और रिचर्ड ऐसे ही इन्हें मिशन की जानकारी बार बार देता रहता है। जहाँ रिचर्ड एक दिन इन बच्चों को गुड नाइट कहने जाता है कि तभी जैक नाम का छोटा बच्चा कहता है कि मुझे डर लग रहा है, और रिचर्ड कहता है कि इसमें डरने की बात नहीं है और वह उसे समझा के सुला देता है। लेकिन अब रिचर्ड को इन बच्चों की और भी ज्यादा फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो इस सिलसिले में बात करने के लिए अपने हेड के पास जाता है, जहाँ जाके वे कहते हैं कि मुझे भी इस मिशन में जाने दीजिए क्योंकि मुझे उन बच्चों की फिक्र है। लेकिन उसकी हेड उसे मना कर देती है और कहती है कि जो भी इस मिशन पे जाएगा दोबारा लौट के नहीं आएगा, तो ज्यादा भावनाओं में मत डूबो और अपनी फैमिली के साथ रहो। लेकिन रिचर्ड नहीं मानता और कहता है कि मुझे इस मिशन पे जाना ही है, भले इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। अब रिचर्ड की इतनी जिद करने की वजह से उसकी हेड मान जाती है, जिसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ये लोग उस मिशन के लिए निकल जाते हैं और इन्हें इस मिशन को पूरा करने में लगभग 86 साल लगने वाला था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और हम 10 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ अब सभी बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और उन्हें पढ़ाया जाता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्हें रोज खाना दिया जाता है और साथ ही पीने के लिए ब्लू सीरम दिया जाता है। इन्हीं में से एक लड़की सेला होती है, जो कि शिप से बाहर देखने की कोशिश करती है और रिचर्ड से पूछती है कि क्या हमारी जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो रिचर्ड कहता है कि तुम्हारी जिंदगी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी की और लोगों की। जिसके बाद वो सेला को अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मैं इन लोगों को बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इन सबको छोड़ के तुम्हारे साथ मिशन पे आया हूँ। अब ये सब सुनने के बाद सेला वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें क्रिस्टोफर नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अब इस प्लांट का साइंटिस्ट भी बन चुका था। अब वो कंप्यूटर चला ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक केमिकल का नाम आता है, जो कि इन्हें रोज सीरम के रूप में पिलाया जाता था। अब ये देखकर क्रिस्टोफर उसकी जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जानकारी नहीं मिलती। पर क्रिस्टोफर तो अब इसके बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त जैक के साथ मिलकर मैन ऑफिस के कंप्यूटर को हैक कर लेता है। जिसके बाद वो उसकी जानकारी निकालता है, जहाँ उसे चौंका देने वाली बात पता चलती है कि वो जो सीरम इतने दिन से पीते आ रहे हैं वो कोई सीरम नहीं बल्कि एक ड्रग है, जो कि इन्हें खुशी महसूस नहीं होने देती और ऐसे ही कई भावनाओं को रोकती है। अब ये पता चलते ही ये लोग उस ब्लू सीरम को पीना छोड़ देते हैं। साथ ही इन्हें एक छुपे हुए कमरे का भी पता चलता है, लेकिन अभी इन लोगों ने किसी को इस बारे में नहीं बताया होता। और अब ये लोग अपने बाकी दोस्तों को इस बारे में बता देते हैं, जो जानकर बाकी उसके दोस्त हैरान होते हैं। अब इस बारे में बात करने के लिए क्रिस्टोफर रिचर्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमें ड्रग देते हो, और साथ ही उस सीक्रेट कमरे की भी बात करता है। लेकिन ये सब सुनकर रिचर्ड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद क्रिस्टोफर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड एक वीडियो बनाता है और कहता है कि मैं किसी से झूठ नहीं कहना चाहता। अब वीडियो बनाने के बाद वो सेंड कर देता है और एक बटन पे क्लिक करता है, जिसमें लगभग हमें 2 महीने 1 हफ्ते का टाइम दिखाया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग लाइन में लगे होते हैं, जहाँ क्रिस्टोफर पहली बार सेला को गौर से देखता है और उसके देखते ही वो उसे पसंद करने लगता है। और ये सब उसी सिरप के ना पीने की वजह से हो रहा होता है। अब सेला एक जगह बैठ के खाना खा रही होती है, लेकिन क्रिस्टोफर अभी भी उसे देख रहा होता है। और सेला जैसे ही खाना खा के वापस जाती है कि तभी वहाँ पे जैक आके उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन सेला तो इन सब भावनाओं से दूर होती है। अब जब ये सीन रिचर्ड देता है तो जल्दी वहाँ आता है और कहता है कि सेला को जाने दो, और सेला भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब क्रिस्टोफर और जैक दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके अंदर की भावनाएं जाग रही होती है और ये सब उसी सीरम के ना पीने की वजह से हो रहा होता है। अब ये दोनों कंट्रोल रूम जाते हैं, जहाँ पे इनका दोस्त एडवर्ड होता है, जो कि स्पेसशिप को देख रहा होता है और साथ ही किस ग्रह पे जीवन है ये भी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। पर जैक और क्रिस्टोफर तो ये देख के काफी हैरान होते हैं, क्योंकि अब तक ऐसे ही बहुत सारी बातें थी जो कि इन्हें नहीं पता थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सेला को देखते हैं, जिसे कि रिचर्ड कई सारे सीट दिखाता है और कहता है कि इस शिप में हमारे खाने का गुजारा इसी से होता है। अब इनकी बातों के बीच में हम देखते हैं कि ये लोग उसी ओर आ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि रिचर्ड ने सेला के कंधे पे हाथ रखा है, जिस बात से इन दोनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। पर ये दोनों बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ रिचर्ड कहता है कि शिप में कुछ दिक्कत आई है, तो हमें उसे ठीक करना होगा। अब ये लोग शिप के बाहर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और जैक अभी भी सेला को देख ही रहा होता है और वो फिर से जाके उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे रिचर्ड आ जाता है और जैक को धक्का दे देता है
और ये देखकर जेक वहाँ से गुस्से में भाग जाता है। लेकिन जेक के इस बदलाव को देखकर रिचर्ड क्रिस्टोफर के पास जाता है और पूछता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्रिस्टोफर बताता है कि हमने वो ब्लू सीरम पीना छोड़ दिया है और ये भी कि उस ब्लू सीरम में ड्रग्स होता था। अब ये सुनकर रिचर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद रिचर्ड शिप को ठीक करने के लिए बाहर चला जाता है। लेकिन ये काम काफी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए सभी लोग काफी घबराए होते हैं। अब रिचर्ड बाहर जाके शिप को ठीक कर ही रहा होता है, तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से शिप की लाइट चली जाती है। और लाइट के जाते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे आग भी लग जाती है, जिसको ये सभी मिलकर किसी तरह से बुझाते हैं। लेकिन ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब रिचर्ड को किसी तरह से शिप के अंदर लाया जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वह कुछ ही पलों में तड़प तड़प के मर जाता है। ये देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और इन्हें समझ नहीं आता कि आगे अब क्या करें। लेकिन एडवर्ड बताता है कि मैंने शिप के बाहर कुछ देखा था, जो कि देखने में बिल्कुल एलियन जैसी लग रही थी। अब ये सुनकर क्रिस्टोफर कहता है कि सब कुछ ठीक है और वह सबको शांत रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वह एडवर्ड को कहता है कि कैमरे में चेक करके बताओ कि बाहर जो चीज थी वो एक्चुअल में थी क्या। अब एडवर्ड उस चीज को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहता है कि आग लगने की वजह से सभी कैमरे खराब हो गए और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब फीबी कहती कि सिस्टम नए चिप बनाने के लिए कह रहा है। तो ये सुनकर जेक सामने आता है, लेकिन फीबी कहती कि आप सबको वोट करना होगा और उन वोट्स के अनुसार ही नए चिप को डिसाइड किया जाएगा। अब ये लोग एक एक करके वोट डालते हैं और हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर यहाँ पे जीत जाता है, जिस बात से जेक पूरी तरह से जल जाता है। लेकिन वो फिर भी जाके क्रिस्टोफर को बधाई देता है। अब क्रिस्टोफर सभी को काम बताता है कि आप सभी को मिलकर इस शिप को ठीक करना होगा, जो सुनकर सब ऐसे ही करते हैं और अपने अपने काम पे लग जाते हैं। इधर हम सेला को देखते हैं, जो कि रिचर्ड की चीजों को देख रही होती है। तभी वहाँ पे क्रिस्टोफर भी आ जाता है। अब सेला उसे बताती है कि रिचर्ड ने कहा था मुझसे मेरे मरने के बाद सारी चीजों को मेरी जला देना। जिसके बाद सेला रिचर्ड की फैमिली को उसे फोटो दिखाती है और कहती है कि रिचर्ड मेरा एक अच्छा दोस्त था। जिसके बाद ये लोग रिचर्ड की रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, जिसमें रिचर्ड इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा होता है। लेकिन इन दोनों को रिचर्ड की इसकी बात का समझ नहीं आता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर पूरी शिप में घूम रहा होता है, जहाँ वो देखता है कि सिर्फ फीबी बस अपना काम कर रही होती है और बाकी सारे लोग एक हॉल में जमा होकर चिल कर रहे होते हैं। अब ये देख के क्रिस्टोफर उनसे ना काम करने का कारण पूछता है, तो जैक उसे कहता है कि आग लगने की वजह से सभी रेफ्रिजरेटर खराब हो गए, तो हम बचे हुए फूड को सुरक्षित कर रहे हैं और बाकी फूड से हम पार्टी करेंगे, ताकि हम उस फूड को खराब होने के पहले ही खा लें। अब ये सब लोग खाना खाने के बाद उसी ब्लू सीरम को पीने जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे काई आता है और कहता है कि इस ब्लू सीरम को मत पियो, और ये भी कि ये ब्लू सीरम हमें कंट्रोल करने के लिए है। अब उसकी बात सुनकर सब मान जाते हैं और उस ब्लू सीरम को नहीं पीते। लेकिन अब उस सीरम के ना पीने की वजह से वहाँ पे हालात बिगड़ने लगते हैं और सभी काफी अग्रेसिव हो जाते हैं। वह लोग काम भी नहीं करते और रात रात भर टीवी देखते हैं। तभी वहाँ पे सेला आती है और टीवी को बंद कराती है। लेकिन सेला की बात को सुनकर जेक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उसे कहता है कि पहले तुम्हें रिचर्ड बचाने के लिए था यहाँ पे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अब इस बात से सेला बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वह सर्जरी रूम में जाके अपने लिए एक हथियार रख लेती है, ताकि वह खतरा आने पर अपनी सुरक्षा कर सके। इधर पीटर और काई के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा मार रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जेक आके इनके झगड़े को शांत करता है। अब ये सब होने के बाद ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं और शांति से सभी खाना खा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पीटर अपना बदला लेने के लिए हाथ में हैमर लेके आता है और काई के सर में बड़ी बेरहमी से मारता है और देखने में यही लग रहा था कि वो उसे जान से मार देगा। लेकिन सभी आके पीटर को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद क्रिस्टोफर सभी को अपना काम करने के लिए कहता है। लेकिन जेक उसे मना कर देता है और कहता है कि हमारी मर्जी, हम काम करें या ना करें। इधर एडवर्ड भी कंट्रोल रूम में काम करने से मना कर देता है और कहता है कि उस शिप हादसे में किसी ने एलियन को अंदर लेके आया। लेकिन ये सब बात सुनकर फीबी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उल्टा जेक उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। और जब क्रिस्टोफर उसे रोकने की कोशिश करता है तो जेक कहता है कि हम अपना एक अलग ग्रुप बनाएंगे और हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है कि जिसको मेरे साथ रहना वो मेरे पीछे आए। अब जेक की बात सुनकर कुछ लोग उसके पीछे चले जाते हैं। अब क्रिस्टोफर के पास कुछ ही लोग बचे होते हैं, लेकिन वो फिर भी इन लोगों को लेके एलियन को ढूंढने के लिए कंट्रोल रूम की ओर जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी जेक को भी हो जाती है और वह भी इनका पीछा करते हुए कंट्रोल रूम जाने लगता है, जहाँ रास्ते में ऐसे चलते हुए जेक और उसका साथी एक अंधेरे कमरे में जाके एलियन को ढूंढने लगते हैं और बाहर आके ऐसे जताते हैं जैसे कि उनके ऊपर एलियन ने हमला किया हो। ये देख के सब काफी डर जाते हैं। इधर क्रिस्टोफर को कंट्रोल रूम के अंदर एक वीडियो फुटेज मिलती है, जिसे वो चेक करके देखता है तो उसकी क्वालिटी काफी खराब होती है, जिसे क्रिस्टोफर ठीक करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे भागती हुई एडिथ नाम की लड़की आती है और वह इन्हें बताती है कि जेक ने रिकॉर्ड रूम में काफी कुछ तोड़ दिया है और ये भी कि उनके ऊपर एलियंस ने हमला किया है। ये सुनकर क्रिस्टोफर समझ जाता है कि जेक जानबूझ के रिकॉर्ड को तबाह कर रहा है। जिसके बाद वो उसी वीडियो को देखता है जिसे वो ठीक कर रहा होता है, जो कि अब पूरी तरह से क्लियर हो गई होती है, जिनमें उसी दिन की रिकॉर्डिंग होती है जब शिप के खराब होने के कारण रिचर्ड शिप को ठीक करने गया था। और इधर काई और जेक कंट्रोल
कंट्रोल रूम में बैठ के उन पर नजर रख रहे होते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि इन लोगों ने रिचर्ड को जानबूझ के मारा। अब ये देख के इन सबको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और सेला कहती है कि हमें इस बारे में सबको बताना चाहिए, लेकिन क्रिस्टोफर उसे मना कर देता है। और अब क्रिस्टोफर और सेला दोनों एक ही टीम में हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जेक ने पार्टी रखी होती है जिसमें वो इन दोनों को भी इनवाइट करता है। अब ये दोनों थोड़ी देर के बाद उस पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ जाकर ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग काफी अजीब व्यवहार कर रहे होते हैं। अब क्रिस्टोफर वहाँ जाके सिस्टम पे वही वीडियो चला देता है जिसमें काई और जेक ने मिलकर रिचर्ड को मारा होता है। यह वीडियो देखने के बाद सबको काफी गुस्सा आता है, लेकिन जेक उन्हें कहता है कि रिचर्ड के अंदर एलियन था और वो एलियन अब किसी के अंदर भी हो सकता है और यही वजह है कि मैंने रिचर्ड को मार दिया। लेकिन जेक की बात सुनकर सभी को पीटर पे शक होता है, क्योंकि वही वो बंदा है जिसने हैमर से काई पे हमला किया था और उसके बिहेवियर में काफी अंतर देखने को मिला है। ये देखकर पीटर को सभी लोग मारने लगते हैं और इसे इतना मार देते हैं कि उसका मर्डर ही हो जाता है। अब क्रिस्टोफर के कंट्रोल से सब बाहर हो चुका था। अब ये देख के जेक जल्दी से सर्जरी रूम में जाता है और वहाँ की सारी चीजें उठा लेता है, क्योंकि अब ये लोग इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में करने वाले थे और अब तक ये लोग काफी आक्रामक हो गए होते हैं। इसीलिए क्रिस्टोफर का ग्रुप इन सब से बच के एक रूम में छुपा होता है जिसमें ये टोटल 4 लोग होते हैं। अब एडी नाम की लड़की कहती है कि हमें भी जेक के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमारे पास भी वेपन होने चाहिए। ये सुनकर सेला को कुछ याद आता है और वो कहती है कि रिचर्ड ने अपनी डायरी में लिखा था कि छुपे हुए हथियारों के बारे में केवल क्रिस्टोफर जानता है। अब ये सुनकर क्रिस्टोफर अपना दिमाग लगाता है और चंद ही पलों में समझ जाता है रिचर्ड उसे सीक्रेट रूम की बात की थी जिसे इन लोगों ने कुछ समय पहले ढूंढ लिया था। दरअसल वो रूम वेपन्स का ही होता है, इसीलिए वो हमेशा सीक्रेट रहा। अब ये बात समझने के बाद क्रिस्टोफर उस रूम में अकेले जाता है, जहाँ एंटर होने के बाद वो वेपन्स को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ एक गन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ज्यादा आवाज करने की वजह से जेक के साथियों को पता चल जाता है क्रिस्टोफर यहीं पे छुपा हुआ है, इसलिए वो जाके जेक को बता देते हैं। लेकिन इससे पहले कि जेक वहाँ पे आ पाता, क्रिस्टोफर वहाँ से निकल जाता है और सर्वर रूम में चला जाता है। और जब जेक वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, लेकिन जिन वेपन को ढूंढने के लिए क्रिस्टोफर यहाँ पे आया होता है वह वेपन अब जेक के साथियों को मिल जाते हैं। लेकिन क्रिस्टोफर इन्हें सर्वर रूम से देख रहा होता है और अब हथियार मिलने की वजह से जेक के साथी इन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ कुछ ही देर में ये लोग सेला और क्रिस्टोफर को पकड़ लेते हैं। और फीवी जेक को कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तुम्हारे साथी हैं। और जेक उसकी बातों को इग्नोर करता है और अगले ही पल उसे शूट करके मार देता है। ये देख के सेला और क्रिस्टोफर काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग इन्हें किसी तरह से धक्का देके वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ बाकी सब इनका पीछा करने लगते हैं। और ये चेस काफी समय तक ऐसे ही चलता रहता है, जहाँ एक समय ऐसा आता है कि काई इन्हें पकड़ लेता है और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस पर पीछे से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब क्रिस्टोफर और सेला दूसरी जगह पे चल जाते हैं और इधर जेक के साथी काई की बॉडी को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन जेक अभी भी हार नहीं मानता। ये देख के क्रिस्टोफर और सेला शिप के डोर की ओर भागते हैं और अपना दिमाग लगा के सूट को पहन लेते हैं, जिसके बाद ये लोग दरवाजे को खोल देते हैं और खुद उसके किनारे पर बैठ जाते हैं, ताकि जेक जैसे ही उस ओर आए वह उस दरवाजे से शिप के बाहर चला जाए। और दोस्तों ऐसा होता भी है, जहाँ खिंचाव की वजह से जेक बाहर जाने वाला होता है और तभी वह सेला को पकड़ लेता है और सेला अपने आप को छुड़ाने काफी कोशिश करती है, जहाँ दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी हाथापाई के बीच एक धक्का लगता है, जिसकी वजह से जेक फाइनली शिप के बाहर चला जाता है। अब ये देख के क्रिस्टोफर और सेला दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अभी भी जेक के साथ ही इन्हें मारना चाहते थे और ये दोनों उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि जेक यहाँ से चला गया, जो सुनकर ये लोग मारने का ख्याल अपने मन से छोड़ देते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर शिप को रिपेयर करते हैं और हम देखते हैं कि समय के साथ इनके बच्चे भी यहाँ पे होने लगते हैं, जो कि वक्त बढ़ने के साथ ही बड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते उन बच्चों के भी बच्चे हो जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों 86 साल बीत जाते हैं और फाइनली ये लोग उस ग्रह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग अपना आगे का जीवन बिताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का दी एंड हो जाता है।